इस वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें नाइट्रेशन वगैरह करवाना है तो हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़े। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समझना बेटा। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। मतलब अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में, अब हाई टेम्परेचर है तो हमारे पास जितने भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये तो हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, ओनली कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक किया। अब दूसरा सर हमारे पास सीसी बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सीसी बॉन्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा रफ्तार सीरीज में हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेटा एल्केन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ रिएक्शंस बची हुई थी तो वो हम कंप्लीट करेंगे। देन हम इस लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद एल्किन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एल्किन में बेटा आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे, जितना कवर हो पाएगा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एल्कीन कंप्लीट हो जाएगा और एल्काइन भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट तक बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका ऑर्गेनिक 11th का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, हेलोजिनेशन तक पढ़ लिया था, ठीक है, कि एल्केन का हेलोजिनेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो देखो आप सभी को पता है कि एल्केन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेरेटिव। अगर मैं बात करूं एल्कीन के या एल्काइन के, उसका रीजन क्या है, क्योंकि CH बॉन्ड है हमारे पास। ओनली कौन से बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इस टाइप के हमारे पास बॉन्ड मिलते हैं इसमें। और ये इतने ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड वगैरह है जो पोलराइज है, या फिर इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो वो भी क्या होता है, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी पोलैरिटी बहुत कम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें नाइट्रेशन वगैरह करवाना है तो हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी पड़ती है, हाई टेम्परेचर की। तो इसीलिए जो रिएक्शन होती है वो किसमें होती है बेटा, वेपर फेज में। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वेपर फेज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जब हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर से H2O निकलेगा। हाई टेम्परेचर अगर रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है H2O का एलिमिनेशन होगा, तो H2O निकल जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रो एल्केन। ये हमारे पास नाइट्रो एल्केन बन गया। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समझना बेटा। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। मतलब अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में, तो दो ही टाइप की रिएक्शंस होती है मेनली। एक हमने जो पढ़ ली है बेटा वो, और दूसरी हमारे पास हेलोजिनेशन वाली होगी फर्स्ट, और दूसरी ये जो अच्छी रिएक्शंस है, बाकी फिर नॉर्मली है। तो अगर इसमें मैं बात करूं कि आपको बोले कि सर CH3 मान लो इसका नाइट्रेशन करवाना है। क्या करवाना है बेटा, इसका नाइट्रेशन करवाना है। तो नाइट्रेशन के लिए वही नाइट्रिक एसिड यूज किया जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम हाई टेम्परेचर पर। किस पे कराएंगे बेटा, हाई टेम्परेचर पर। तो क्या होगा देखते हैं, वही हाई टेम्परेचर है हमारे पास। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अब हाई टेम्परेचर है तो हमारे पास जितने भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो हम सारे बनाएंगे। तो अगर मैं इधर इथेन की बात करूं, किसकी बात करें बेटा, इथेन की। तो इथेन में क्या है हमारे पास CH और इधर भी क्या है CH। ये हमारे पास है इथेन। अब इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 6 CH बॉन्ड है, बट इनमें से अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो सेम ही टाइप का रेडिकल बनेगा। तो मान लेता हूं कि मैं एक तो ये CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि CC बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो उस वाले केस में दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमारे पास जो इधर आएगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, इधर आएगा CH3 CH2 और ये आ गया NO2। ये तो वो है जब हमने हाइड्रोजन हटाया है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 के साथ क्या लग सकता है बेटा, CH3, मतलब CC बॉन्ड ब्रेक हुआ है और उधर से क्या गया हमारे पास NO2। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें और अच्छा अगर हम देखें क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या पूछ सकता है बेटा, मान लो कि ये तो हमने बात करी किसकी, इथेन। इसके अलावा क्या बोल सकता है, वो प्रोपेन बोल सकता है। तो अगर प्रोपेन में हम देखें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ करा दी बेटा, OH
NO2 नाइट्रिक एसिड के साथ वही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहा है। तो फिर से हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जो भी आपको टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक दिख रहे हैं और जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे बनाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। तो हमारे पास इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन था, बट इधर कितने टाइप के हैं? दो, ये 1 डिग्री वाले और ये 2 डिग्री वाले। तो इधर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये बन गया बेटा NO2। एक तो ये बन गया प्लस, दूसरा क्या बनेगा CH3 CH NO2 और एक ये बन गया CH3। ये तो हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, ओनली कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक किया। अब दूसरा सर हमारे पास CC बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर CC बॉन्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास इधर से इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो हमारे पास क्या आएगा? एक कार्बन और 2 कार्बन के। अगर मैं इधर से ब्रेक करूं तो इधर भी एक कार्बन और 2 कार्बन, मतलब 2 टाइप के रेडिकल मिलेंगे हमें। तो 2 टाइप के और प्रोडक्ट बन जाएंगे। कौन कौन सा? एक बनेगा हमारे पास CH3 NO2 और दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 CH2 NO2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए बेटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नेम वगैरह लिख सकते हैं, क्लियर है। नाइट्रो एल्केन है तो नाइट्रो इथेन, नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो ब्यूटेन, सॉरी नाइट्रो प्रोपेन, 2 ये 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये 2 नाइट्रो प्रोपेन, इस टाइप से नेमिंग आ जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रिएक्शन कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन आपको पता है कि जितनी भी कंबसन रिएक्शंस होती है सभी की सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक क्या होती है मेरे हिसाब से बताने की नीड नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जहां पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव। तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर है। अब अगर हम एक्सोथर्मिक में बात करें तो करना कुछ भी नहीं है। अगर कंप्लीट कंबसन हम कभी भी कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन के हमारे पास हमेशा हाइड्रोकार्बन का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होता है बेटा? H2O एंड CO2। क्या होता है? H2O एंड CO2। तो हमारे पास जैसे मान लो कि हमने मीथेन का कराया तो ये हमारे पास आ गया। रिएक्शन को बैलेंस वगैरह कर सकते हो आप, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। और अगर मान लो आपको एग्जांपल देखना हो तो देख लो इधर। अगर इसका जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है तो देखो, जैसे मान लो कि H2N+2 आ गया, CnH2n+2, ये हमारे पास आ गया बेटा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये CnH2n, ये क्या है हमारे पास? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या हमारे पास? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? O2 के साथ, ठीक है। तो कंबसन कराया तो हमें पता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O, क्लियर है। अब बैलेंस करना हो, ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमने एल्केन को बैलेंस, मीथेन को कर लिया है। अब इस एल्केन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले कार्बन। तो कितने कार्बन है? N। तो इधर कार्बन का एक ही प्रोडक्ट है तो इधर कर दिया मैंने N। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हमारे पास? हाइड्रोजन है बेटा 2n+2। तो इधर क्या करता हूं मैं? 2n+2 है तो अगर मैं n+1 करूं तो कितना आएगा? n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2n+2। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने इधर? इधर है सर n+1 ऑक्सीजन, ये है n+1 ऑक्सीजन, तो H2O में हो गए। और इधर है हमारे पास 2n, इधर कितने बेटा? 2n। तो टोटल कितने हो गए? 3n+1। कितने बेटा? 3n+1। तो अगर मैं इधर इसको बैलेंस करना चाहूं तो क्या आएगा बताए? 3n है तो हमारे पास 2 इधर ऑलरेडी है, मतलब हाफ करना पड़ेगा उसका। तो 3n+1/2। तो अब देख लो हमारे पास बैलेंस है रिएक्शन, क्लियर है। तो इस तरीके से अब n की वैल्यू पुट करो, 1 करेंगे मीथेन आ जाएगा, 2 करेंगे प्रोपेन, ऐसे देख लो। 4 किया मैंने, मतलब इधर सॉरी n की वैल्यू 1 पुट की तो CH4 आया, n की वैल्यू 1 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 4/2 ट्वाइस O2 और इस इधर भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या है हमारे पास? अगर आपके पास कोई भी एल्केन दे रखा है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, मान लो हीट वगैरह दे दी है उसने, तो आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा? अब ऐसा नहीं कि हमारे पास चेन ब्रेक होगी, नहीं, चेन ब्रेक हो गई तो कंपाउंड अलग हो जाएगा भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं बीच में से ब्रेक करके दूसरा कंपाउंड बना देंगे, तो आइसोमेराइजेशन कहां हुआ?
आइसोमर्स क्या होते हैं अपन ने अच्छे से पढ़ा है, क्या होते हैं बेटा, वो कंपाउंड सर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए ना हमें, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे इधर। तो देखो क्या आएगा, कुछ मान लो इस टाइप का बन गया CH3 CH2, मान लो इधर आ गया हमारे पास CH, ये आ गया CH3 और इधर आ गया CH2 1 2 3 4 5 और ये आ गया CH3। ऐसे और भी प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं एक ही बनाए। तो आपको आइसोमराइजेशन करना है, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, बट वो आपको पता लग जाए, क्योंकि देखो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl इधर और कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको ऐसा सोचना भी नहीं कि सर क्या करा है क्या करा है, क्योंकि और कुछ पॉसिबिलिटी है भी नहीं। ऐसा नहीं किसी को हटा के कुछ लगा देंगे, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला इधर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट अगर बात करें एरोमेटाइजेशन, ये रिएक्शन यूज में आ सकती है, तो आपको इधर जो ये यूज में आ रखे रिएजेंट वगैरह ये याद रखने। तो आपको अगर सिंपल एल्केन दे रखा है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन Cr2O3 V2O5 या MO2O3 के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर करवाते हैं, तो ये एरोमेटाइजेशन कर देते हैं। रिंग का क्या कर देते हैं? एरोमेटाइजेशन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इधर हमारे पास बेंजीन आ गई। कुछ मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं बेटा, याद ही रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें कि सर हमें तो बेंजीन नहीं बनाना, ये क्या बन गया हमारे पास? बेंजीन। अगर आप बोलो कि नहीं सर बेंजीन नहीं, हमें टोलुइन चाहिए, तो टोलुइन देख लो भाई। टोलुइन के लिए क्या करेंगे हम? 7 कार्बन ले लेंगे। कितने ले लेंगे? 7। तो 7 के लिए क्या आ जाएगा? CH2, 5 तो CH2 आ गए, इधर आ गया हमारे पास CH3 और इधर भी क्या आ जाएगा बेटा? CH3। और इसका अगर हम क्या करें, सेम रिएजेंट यूज किए, तो 6 कार्बन की तो हम बेंजीन बना देंगे, 6 की बन गई बेंजीन हमारे पास, ठीक है। और साथ में क्या आ गया? CH3। अब ये कहीं भी लगा दो, इधर लगाओ इधर लगाओ, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टोलुइन। क्लियर है? अगर जाइलिन बनाना हो, जाइलिन क्या होता है हमारे पास? जाइलिन होता है बेटा ये बेंजीन के ऊपर 2 CH3, बेंजीन के ऊपर क्या होते हैं? 2 CH3, ये होता है ऑर्थोजाइलिन। ये कौन सा है? ऑर्थोजाइलिन। ये ऑर्थोजाइलिन है। मेटाजाइलिन अगर इस मेटा पोजीशन पर होता, पैराजाइलिन अगर पैरा पर होता। तो अगर मैं 8 कार्बन यूज करूंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थोजाइलिन। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद स्टीम। तो ये तो सिंपल ही रिएक्शन है, स्टीम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरी वाला ही है, याद ही रखना है सिंपली, ठीक है। रिएक्शन इसलिए करवा दिए बिकॉज वो उसमें दे रखी है हमारे पास एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। पायरोलाइसिस या क्रैकिंग कुछ भी नहीं है, हाई टेम्परेचर पर हीट करना है। हमें क्या करना है? हाई टेम्परेचर पर हीट करना है। तो भैया जो है उसको ब्रेक कर दो, ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे पास 6 कार्बन की चेन है, मान लो H2 निकल गया, एल्कीन बन गया। इधर भी क्या बन गया हमारे पास? 4 कार्बन का एल्कीन बन गया, इधर एक एल्कीन, इधर क्या है? 3 कार्बन का एल्कीन, फिर 2 कार्बन का एल्कीन। ये तो ऐसा नहीं कि याद रखने, ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट याद रखने आपको, नहीं, प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको देखना है कि क्रैकिंग करते हैं या जब पायरोलाइसिस करते हैं हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो H2 निकला तो एल्कीन बन जाएगा। इधर हमारे पास एक एल्केन निकल गया, दूसरा एल्कीन बन गया, एक एल्केन निकल गया, 2 एल्कीन बन गए। तो छोटे छोटे जितने ब्रेक हो सकते हैं वैसा कर लिया। क्लियर है भाई? ऐसा नहीं याद रखना है, प्रोडक्ट याद नहीं रखने, ठीक है भाई। चलिए ये हमारे पास रिएक्शंस हो जाती है, बट मैं आपको एक और करा देता हूं कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करता हूं बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या है कि अगर आपको मान लो कि इस टाइप का एल्केन मिल जाए, CH3 C CH3 H CH3, और इसकी रिएक्शन हो किसके साथ करा दे बेटा? KMnO4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन दे रखी हो? KMnO4 के साथ। तो ये बेटा 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल में। मतलब ये जो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या लग जाएगा? OH। तो ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेटा हाइड्रोकार्बन में एल्केन। तो एल्केन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उनकी। तो होमवर्क में हमारे पास क्वेश्चन था मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय द रिएक्शन। मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। तो जब मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है मतलब एग्जैक्टली 2 कार्बन बनाने में,
सेम ही टाइप का कंपाउंड है, CH4 है, CH4 से हमें क्या बनाना है बेटा, इथेन बनाना है। क्या बनाना है, इथेन। CH3 तो सिमेट्रिक है, मतलब अब ऐसे दिमाग में आना चाहिए सिमेट्रिक है, तो मैं क्या कर सकता हूं इधर बेटा, हमारे पास अगर वुड्स रिएक्शन करा दे तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर मैं वुड्स रिएक्शन करा देता हूं तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सोचेंगे। वुड्स के लिए क्या चाहिए होता है सर, वुड्स के लिए तो हमें RX चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, RX। तो RX तो करा सकते हैं ना, इसका हेलोजिनेशन करा देंगे। यही तो केमिकल रिएक्शन पढ़ी है भाई हमने, ठीक है। चलो देखते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH तो हमने किस में पढ़ा था, एलिमिनेशन में। किस में पढ़ा था, एलिमिनेशन में। तो ये तो एलिमिनेशन करने का काम करेगा, ये तो एलिमिनेशन का काम करेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में क्या होगा, हमारे पास एल्कोहल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एल्कोहल। जैसे मान लो CH4 का क्लोरीनेशन कराया, CH4 ये कराया मैंने, Cl2H न्यू, क्या मिल जाएगा हमारे पास, CH3Cl। क्या मिल जाएगा बेटा, CH3Cl। क्लियर है। इसमें तो एलिमिनेशन भी नहीं हो पाता अगर CH4 का ही वो हेलोजिनेशन करवा रहा है तो, क्योंकि CH3Cl का कहां से एलिमिनेशन कराओगे भाई, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन वो किसके साथ कराता है, एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्वस KOH है। तो जैसे हमारे पास एल्कोहलिक KOH होता है, उसकी अटैकिंग स्पीशीज क्या होती थी, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था, RO-। क्या होता था, RO-, और वो एलिमिनेशन को फेवर करता था। बट इधर हमारे पास क्या होगा बेटा, इधर हमारे पास ये इसका अटैकिंग स्पीशीज होता है OH-। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये निकलेगा इधर से, ये इधर अटैक करेगा, हमारे पास CH3OH बनेगा। बट ये तो नहीं बनाना था, ये तो नहीं बनाना था, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द वुड्स रिएक्शन। हाँ ये ठीक है, सी ठीक लग रहा है हमें। क्यों, देखो CH4 का क्लोरीनेशन कराएंगे हम, तो CH4 का क्लोरीनेशन कराया तो क्या मिलेगा, Cl2H न्यू, ये मिला हमें CH3Cl, और इसकी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन तो Na ड्राई ईथर के साथ करा देंगे। किसके साथ, Na ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH3 इथेन। क्लियर है भाई। क्लोरीनेशन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से तो मीथेन, वैसे मतलब मीथेन का डीकार्बोक्सिलेशन हो ही नहीं पाएगा, इधर कहां कराओगे, इसमें क्लोरीनेशन कराओगे। फिर डीकार्बोक्सिलेशन के लिए तो हमें एसिडिक ग्रुप चाहिए ना, एसिड का सॉल्ट करवाते हैं हम, ठीक है। एसिड का जो सॉल्ट होता है उसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो अगर ड्राई ईथर के साथ कर रहा है तो हमारी बात एक चीज समझ में आती है कि सर ये तो वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स। तो क्या करेंगे सर, एल्काइल हैलाइड को पकड़ो, डबल कर दो, तो नॉर्मल प्रोपाइल है सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल है, मतलब CH3CH2 ये आ गया हमारे पास Cl, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, Na ड्राई ईथर। तो इसके लेंगे हम 2 मोल, तो ये इधर से जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH2 और इधर आ जाएगा CH3। क्लियर है भाई। तो तीनों बन जाएंगे हमारे पास। क्लियर है, हेक्सेन। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये तो रॉन्ग हो गया, 7 है। ये वैसे ही रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या है, डी। जल्दबाजी में मत कर देना कि डाइमर सा लग रहा है, तो कार्बन काउंट करने बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर। वुड्स रिएक्शन मीथेन ओनली, रॉन्ग है। मीथेन तो प्रिपेयर ही नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आर कनेक्ट होता है ना, तो आर के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे। सिमेट्रिकल एल्केन्स बिल्कुल सही है। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स ये तो रॉन्ग है। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए फेवरेबल नहीं होता है, बना सकते हैं बट यील्ड कम होता है इसलिए यूज नहीं करते। ऑल ऑफ दीज तो वैसे रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या है बेटा, बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन यील्ड ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। तो हमने बताया था एक ही टाइप का प्रोडक्ट इसने पूछा है, तो अगर एक ही टाइप का हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है कि सर अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो हाइड्रोजन भी एक ही टाइप का होना चाहिए। हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए बेटा, एक ही टाइप का होना चाहिए। तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, देखो अब कंपाउंड बना लो। एक क्या है हमारे पास, प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए 3 कार्बन बनाए,
डाई मिथाइल कितने पर, 2 पर। तो इधर आ गया हमारे पास CH3, इधर CH3। ये तो पहला ही आंसर हो गया लगता है हमें, बोलो भाई। पहले में ही हमारे पास जितने टाइप के हाइड्रोजन, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है सब सेम टाइप है, CH3 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 CH3, और ये सभी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। क्या दे रखा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, 2 पर क्या लगाना है, मिथाइल, और ये आ गया हमारे पास CH3। तो इसमें तो हमारे पास 1 2 टाइप के बनेंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें तो भर भर के चीजें बनने वाली है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, 5 तक नहीं जाना है, 4 पर रुक जाना है। ये आ गया हमारे पास CH3 CH3 H2 3। बोलो भाई क्लियर है। तो अब इसमें हमारे पास क्या बोला उसने, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। एक टाइप का ये है, ये दोनों ये अलग अलग है। 1 2 अलग अलग कलर से कर देता हूं। एक तो ये हो गया, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है अपना मेरे हिसाब से। ये दोनों सेम है तो 2 टाइप, 3, एंड लास्ट है हमारे पास 4। ये टोटल 4 टाइप के बनेंगे। प्रोपेन है तो प्रोपेन में हमारे पास 2 टाइप के बनेंगे, CH3 CH2 CH3, तो ये भी नहीं होगा। और अगर E की बात करते हैं हम, ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें भी हमारे पास कितने टाइप के बन रहे हैं बेटा, 2 टाइप के। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव। ये हमसे पूछा हुआ है, तो देखते हैं भाई क्या बोल रखा है हमारे पास। A2 क्लोरो 2 मिथाइल, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। अब ध्यान रखना, वो बात कर रहा है क्लोरीनेशन के लिए। तो जब कभी भी मेजर माइनर की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, मेजर माइनर की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाता है, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है तो वो 16 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू 1 डिग्री के, एंड 8 टाइम्स मतलब 20 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, 2 डिग्री से। ठीक है, 1600 है ना, रिएक्टिविटी याद है ना। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो क्या होगा भाई, ये 1:80 1600 था। और अगर हम करें बात क्लोरीनेशन की तो 1:3.8:5 था। तो इसमें मेजर के लिए हमें चेक करेंगे, बट इसमें हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अभी तो क्लोरीनेशन की बोल रहा है, तो हम चेक करेंगे भाई। तो क्या बोला है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन की अगर मैं बात करूं तो CH3 CH3 और ये आ गया हमारे पास CH3। ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें अगर मैं बात करूं 1 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 9, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, 1, तो ये आगे 9। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने है मेरे पास, 3 डिग्री हाइड्रोजन है 1, रिएक्टिविटी कितनी है 5, तो ये हो गया 5। तो 2 डिग्री है नहीं, तो मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला हमारे पास मेजर आएगा, मतलब 1 डिग्री वाला मेजर आएगा। तो अगर आपको मेजर बनाना है तो क्या होगा, CH3 CH3 और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, Cl2H न्यू, मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3 और इधर आ जाएगा CH2Cl। ये आ गया हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन। क्या मिल गया बेटा, मोनोक्लोरिनेशन। तो अब देख लो हमारे पास अगर नेम लिखोगे इसका, तो ये क्लोरिनेशन, ये मिथाइल, तो 1 मिथाइल नेम दे रखा है, किस टाइप से दे रखा है, हाँ, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सर क्लोरो का नेम पहले क्यों लिखा है, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, तो इसलिए नहीं की बेटा क्योंकि C पहले आता है कंपेयर टू M के, M मिथाइल C क्लोरो। क्लियर है भाई। चलो भाई, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारे पास मेजर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, मेजर। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो A 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट रॉन्ग है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल तो तब बनेगा, वो माइनर वाला होगा। ठीक है, 1:1 मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी रॉन्ग है, 1:1 में नहीं है।
1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। हाँ भैया ये तो सही बोल रहे हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी। 1:9 मिक्सर ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये रेशो होगा 1 क्लोरो का रहेगा हमारे पास 9 और उसका है हमारे पास 5। 9:5 का रेशो आएगा। किसका आएगा बेटा? 9:5। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारे पास 9 टाइम्स ज्यादा रहे, मतलब 9 आएगा क्योंकि 9 है इधर, और इधर हमारे पास कितना है 5, तो रेशो कितना आएगा 9:5 आएगा, नॉट 1:9। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है भाई, द रिएक्शन CH2 प्लस CH2 प्लस H2Ni। तो इस वाले में क्या है हमारे पास, रिएक्शन का नेम पूछा है सिंपल सा। वुड्स रिएक्शन नहीं है, कोल्बे नहीं है, सेबत्तर सैंडरसन रिएक्शन बिल्कुल ये सही है बेटा। ये हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन हमने लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है, जब प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था हमने एल्केन का, तो उसमें जब हम हाइड्रोजनेशन करा रहे थे तो उस रिएक्शन का नेम साबत्तर एंड सैंडरसन रिएक्शन है। ये साइंटिस्ट के नेम है बेटा। किसके नेम है? साइंटिस्ट के। मैंने शायद उधर नेम नहीं लिखाया था, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? ये याद रखना है। करेक्ट क्या है हमारे पास? सी। नेक्स्ट है, Which of the following alkanes can be synthesized in good yield by Wurtz reaction? बोल रखा है कि कौन सा एल्केन है जिसको हम वुड्स रिएक्शन से अच्छे यील्ड में फॉर्म करें, ठीक है, सिंथेसाइज करें। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है सर, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड यील्ड के लिए तो हमारे पास जो एल्केन होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल। मानते हो बात? हाँ सर बिल्कुल मानते। तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन चाहिए। तो अगर मैं सिमेट्रिकल एल्केन की बात करूं तो देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। ये क्या सिमेट्रिकल है? सर ये तो सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि बीच में से ब्रेक कर ही नहीं सकते। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अरे जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन है वो सिमेट्रिक कैसे होगा? इधर कितने कार्बन? 3, 6, 7, ये हो ही नहीं सकता। इसमें हमारे पास कितने? ये मेरे को सिमेट्रिकल दिख रहा है 3, 4, इधर से ब्रेक करो, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिकल है भाई, तो बी आंसर सही हो गया। अब अगर इसको देखें, ये सिमेट्रिकल है क्या? 2, 2, 4, 7, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं, ये सिमेट्रिकल, ये तो वैसे ही सिमेट्रिकल नहीं है। इधर एक कार्बन के पास 3 CH3, ऐसा कोई कार्बन है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? बॉम्बे। बढ़िया क्वेश्चन है भी। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय। तो हाइड्रोकार्बन को अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में करना है तो हीट करना पड़ेगा, जिसको हमने क्रैकिंग या फिर क्या बोला था बेटा? पायरोलाइसिस। तो क्रैकिंग वाला हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। अभी की थी हमने रिएक्शन। अरे यार भूल गए इतनी जल्दी? यार ऐसा ना ही किया करो भाई, ऐसा काहे करते हो यार। ये रहा पायरोलाइसिस या क्रैकिंग, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद आया है कुछ? क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन बेटा? क्लीमेंसन। ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। बोलो भैया समझे ना समझे? तो ये हमारे पास है। तो इसकी अगर बात करें तो इथाइल एसिटेट, ये तो एस्टर हो गया। तो अगर आपको याद हो तो ये कहां यूज किया था हमने? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O H या फिर R डैश। क्लियर है? मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन डायरेक्टली किसमें करता है? एल्केन में। तो ये तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। एसिटिक एसिड, एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नहीं होगा। एसिटामाइड, ये तो एमाइड है। क्या है बेटा? एमाइड, तो ये भी नहीं होगा। ब्यूटेन 2-on, जी हाँ यही है वो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन Cr। तो इसको क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CO को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है भाई? चलिए लास्ट है हमारे पास ये। तो ये रिएक्शन में से आपने पी ब्लॉक में पढ़ी होगी, बट अभी मेरे हिसाब से पी ब्लॉक हुआ भी नहीं है, हाइड्रोजन वगैरह ही चल रहा है शायद, या जो भी चल रहा है ठीक है, अभी इधर ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स द मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर? तो आपको बताना है कि वाटर के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास
मीथेन किसमें बनेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आयोनिक कार्बाइड, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयोनिक कार्बाइड। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या बोल रखा है हमारे पास। एक है मैग्नीशियम कार्बाइड, क्या है, मैग्नीशियम कार्बाइड। तो मैग्नीशियम कार्बाइड क्या होता है, Mg2C3, क्या होता है बेटा, Mg2C3। ये है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, H2O के साथ। किसके साथ करा रहा हूं बेटा, H2O के साथ। तो अभी हम बताएंगे किस टाइप से करना है। इसके बाद है हमारे पास बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड क्या होगा, बेरिलियम कार्बाइड क्या है, Be2C। बेरिलियम कार्बाइड क्या है बेटा, Be2C। ये हमारे पास बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आएगा, H2O। ये आपको कहां से मिलेंगे, ये बेटा पी ब्लॉक से मिलेंगे, जब आप 14th ग्रुप पढ़ोगे ना तब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड तो आपने पढ़ा भी होगा, CaC2 प्लस H2O, क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड बेटा SiH4 होता है, और ये सॉरी मैंने सिलेन लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, सिलेन। तो ये होता है हमारे पास SiC, क्या होता है, SiC। और ये आयोनिक कार्बाइड नहीं है, क्या नहीं है बेटा, ये आयोनिक कार्बाइड नहीं है, नॉट आयोनिक कार्बाइड, ठीक है। क्योंकि आयनिक कार्बाइड के लिए क्या होना जरूरी है कि जो मेटल होगा हमारे पास, इसके लिए जो आयनिक कार्बाइड है वो जो मेटल होगा, जनरली क्या होता है हमारे पास, जो मेटल होता है वो S ब्लॉक प्लस क्या होता है बेटा हमारे पास, इसके अलावा एल्यूमिनियम, ये होता है, क्लियर है। क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक अच्छा मेटल है, क्लियर है भाई। तो ये चीज आ गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको कार्बन के ऊपर चार्ज फाइंड करना है। कार्बन के ऊपर क्या फाइंड करना है, चार्ज। और जितना चार्ज आएगा नेगेटिव में, उतना ही आपको उसको हाइड्रोजन दे देना है, उतना ही क्या कर देना है, हाइड्रोजन दे देना है। तो मैंने इधर से हटाया Mg, एक Mg के ऊपर कितना होता है 2+। तो इधर हमारे पास अगर मैं चार्ज देखता हूं तो C3, 3 कार्बन के ऊपर कितना आ रहा है सॉरी 4-, क्योंकि टोटल न्यूट्रल है। एक Mg के ऊपर +2 होता है, 2 Mg है तो कितना आ गया, +4। तो इधर कितना आ गया, -4। तो इधर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C3H4, जो कि बेटा 1 ब्यूटाइन 1 प्रोपाइन होता है। किस टाइप का कंपाउंड होगा ये बनेगा, क्लियर है भाई, C3H4, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें Be2C3, तो इसमें भी आपको यही फाइंड करना है। तो Be2, फिर से अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो बेरिलियम के ऊपर +2, तो कार्बन के ऊपर कितना आएगा, -4। क्योंकि कितने का बेरिलियम है, 2, एक के ऊपर +2, 2 के ऊपर +4। तो ये आ जाएगा हमारे पास CH4, क्या आ गया बेटा, CH4 प्लस साथ में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बात समझ में, यही चाहिए था मैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर तो आ गया हमारे पास C, क्लियर है। बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं बताओ, क्या बोलने दोगे आप मेरे को। कैल्शियम को हटाए तो कैल्शियम के ऊपर कितना आएगा बेटा, +2 होता है, तो C2 के ऊपर -2। तो इधर अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो क्या मिलेगा, मैं C2H2, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस क्या आ जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये आ गया, क्लियर है भाई, ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क नहीं, मतलब अभी करना है आपको, वीडियो पॉज करके करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि Al4C3 क्या है बेटा, Al4C3 का हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताए भाई। Al4C3 प्लस H2O, तो अगर इसकी रिएक्शन करते हैं हम तो क्या मिलेगा, जल्दी सॉल्व करें बेटा, जल्दी, फास्ट, शाबाश, जल्दी करेंगे। Al4C3 का अगर हम ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद मतलब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एल्कीन स्टार्ट कर देंगे। जल्दी बताओ भाई क्या बनेगा। तो सर सिंपल सा फंडा है, वही चार्ज फाइंड करना है। मैं तो क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना शो करता है सर, +3। एल्यूमिनियम कितना करता है,
+3। ठीक है भाई, एक एल्यूमिनियम +3 तो 4 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आया, +12। तो 3 कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -12। 3 कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा, -12। तो अब 3 कार्बन के ऊपर -12 है, 3 पर है, तो एक कार्बन के लिए कितना आएगा, एक कार्बन के लिए आएगा -4। तो इधर हमारे पास बनेगा CH4। क्या बनेगा बेटा, CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। क्लियर है, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है। क्लियर है भाई, मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे आप, तब आप खुद से कर देना है। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम एल्कीन पर। किस पे आते हैं, एल्कीन, जिसको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, रिंग चेन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सारी ये सब आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। क्लियर है भाई, सभी क्या कर चुके, पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम इनके, वही सेम, पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और देन आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने बोला था, जब हमने बहुत पहले एक चैप्टर पढ़ा था, या मैं बोलूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा था अलग से, जिसको हमने बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म, और मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम पोर्शन आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में मिलेगा। तो जिन भी बंधुओं ने या जिसने भी रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा नहीं देखे हैं, प्लीज उधर जाए और अपना ऑर्गेनिक अच्छा करे, हाइड्रोकार्बन अच्छा करे, क्योंकि उसके बगैर बेटा चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जो रिएक्शन है ये हम उधर पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन हम उधर पढ़ चुके हैं। तो क्या बोल रखा है, सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन E1 मैकेनिज्म पढ़ाई थी मैंने, E1। तो E1 ये E1 ही है, E1 EVN वाला नहीं है। ठीक है, अबे ये वाला E1 नहीं है, E1। ठीक है भाई, चलो ये वाला जो E1 है ना, केमिस्ट्री वाला जो E1 है, उसमें ऑड नंबर आता है। देखो बढ़िया हो गया ना ये। तो जो केमिस्ट्री का E1 है उसमें ऑड होता है, देखा, मैथ्स फेल हो गई इधर है ना। अब इधर ध्यान दो। तो फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से अगर हम बात करें तो एल्कोहल में हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2OH की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इसका हमें काम पता है क्या है, डिहाइड्रेशन करना। क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन करना। तो ये H2 रिमूव कर देगा, CH3CH प्लस डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा होगा, कार्बोकैटायन। और जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है तो हम किसके बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, H3PO4, HClO4, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। सबसे अच्छा वैसे H2SO4 है। क्लियर है भाई, एक क्वेश्चन करे बढ़िया सा। चलो भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में सोचो थोड़ा। क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी को दिख रहा है तो वो बेटा थोड़ा आंखें मले, ठीक है, आंखों को थोड़ा मसले, और फिर आपको लगेगा कि हाँ गलत दिख रहा था, इधर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, वो कई बार हो जाता है ऐसा, मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या फिर चीजें ज्यादा दिखने लग जाती है। तो अगर अभी किसी को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, मतलब उसको चीजें ज्यादा दिख रही है ना, तो एक बार ऐसे करो 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और फिर आप देखोगे कि आपको इधर नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ, बट कंडीशन है वीडियो चलती रहनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो ये दे रखा हमारे पास, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको पता है कि रेट अगर डायरेक्टली बात करूं मैं तो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, कुछ नहीं करना है आपको, OH को हटाओ, इधर से OH हटाओ, प्लस लगाओ, आपको इतना ही करना है, OH हटाओ प्लस लगाओ, OH हटाओ प्लस लगाओ, OH हटाओ प्लस लगाओ, ये आ गया। अब इनमें से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो।
अब हमारे पास ये जो F है इसका माइनस आई, इधर माइनस आई वाला तो कोई नहीं है एटलीस्ट, इधर हमारे पास फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा है और इधर बेंजीन का माइनस आई तो लग रहा है, बट इधर आप जब कैटायन बनाओगे क्या बन रहा है, PHCH प्लस और ये बना CH3। तो क्या आप इधर रेजोनेंस देख पा रहे हैं, बताओ भाई क्या लगेगा इधर, रेजोनेंस। तो ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। और अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो ऑर्डर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। ऑर्डर होगा हमारे पास क्या, सबसे ज्यादा डी, देन होगा ई, क्योंकि ई में कोई भी माइनस आई वाला नहीं लग रहा है। अब बी और सी दोनों में माइनस आई लग रहा है, बट माइनस आई डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और इसमें माइनस आई पास में लग रहा है, प्लस को माइनस अनस्टेबल करता है, बताया था ये आपको। तो इसलिए हमारे पास बी वाला हो जाएगा लेस स्टेबल, किसके कंपेयर में, सी के कंपेयर में। तो ये आ जाएगा सी के बाद, ए के बाद सी और सी के बाद आएगा बी। बोलो भाई समझे कि नहीं, अरे समझते हो कि नहीं समझते, समझते। चलो एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, खुद से करा देते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलो राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन करो भाई ये क्वेश्चन, चलो करो जल्दी से। अरे दिख रहा है ना इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन जो दिख रही है आपको, नहीं दिख रही इस बार कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर से आप अपनी आंखें 10 से 15 सेकंड के लिए मसलो, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। मसलो भाई, अभी तो स्टार्ट किया होगा मसलना आपने। ये आ गया हमारे पास, करो भाई, अभी दिख गई होगी रिएक्शन, करो जल्दी से। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, आपको पता है H प्लस मतलब एसिड से आया है, साथ में हीट दे रखी है, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन। क्या है बेटा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कौन सी है, डिहाइड्रेशन। तो H प्लस के साथ क्या दे रखी है, हीट। H प्लस के साथ क्या दे रखी है बेटा, हीट दे रखी है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन करना है। क्या करना है बेटा, डिहाइड्रेशन। तो OH को निकालो, इधर प्लस बनाओ आप, चलेगा इतना। तो जैसे ही मैंने प्लस बनाया, हमारे पास क्या बना इधर, CH3 के साथ बाद है CH2, देन है CH, उसके बाद है एक बढ़िया सा CH3, नेक्स्ट कार्बन पर आया एक प्लस चार्ज, और फिर है हमारे पास CH3। तो अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, प्रोडक्ट आपका इधर से आप डायरेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा, बट अगर उसने ये पूछ लिया कि रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर आप अगर डायरेक्ट वाले गेम पर खेल रहे हो तो रॉन्ग कर जाओगे। तो हम सिस्टम से ही चलेंगे। तो सिस्टम क्या बोलता है कि जब कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। तो रीअरेंजमेंट होगा क्या इधर, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। बाकी हम ओनली डिग्री से नहीं देखे, मैंने इधर अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट किए हैं। तो अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इधर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो भाई इधर आ गया हमारे पास CH3, CH2, देन आएगा C, इधर आ गया C के ऊपर प्लस, इसको बोलेंगे CH3, ये है CH2 और ये है हमारे पास CH3। क्लियर है भाई। और इसमें से अगर हम H2 निकालें माइनस का, सॉरी मतलब ये हो गया, अब इसमें से क्या निकालना है, H प्लस। तो H प्लस निकालने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो इन दोनों में से तो किसी में से भी निकालो, एक ही बात है। इसमें से निकालोगे तो अलग है। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं आपको।
तो दोनों प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर आ गया डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये बना, इसके बाद भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। बोले हाँ सर दो तो बनेंगे ना, एक इधर नहीं, दो प्रोडक्ट स्टीरियो वाले बनेंगे। स्टीरियो मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल नहीं, स्ट्रक्चरल तो सेम ही है। तो CH3 CH3 और इधर है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, इधर है हमारे पास CH3 कनेक्टेड है इसके साथ, इधर कनेक्टेड है H और एक कनेक्टेड है CH3 और एक कनेक्टेड है C2H5। अरे समझ में आया कैसे बनाया, इधर से H को हटाया, इधर से H को हटाया तो इधर डबल बॉन्ड आए, या इधर से हटाओ या इधर से, एक ही बात है। तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद CH3H, इस कार्बन पर एक CH3 और एक H बचेगा, इधर C2H5 और CH3, तो वो लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांस, ठीक है, और प्लस एक बनेगा सिस, कौन सा, CH3C, ये हमारे पास H डबल बॉन्ड C, ये है CH3 और ये आ गया C2H5। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है, बोलो तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना पूछने के चांसेस कम है। आपके अगर मेजर प्रोडक्ट पूछता है तो मेजर प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों में से भी आपको डिसाइड करना हो तो इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपको सिस दिख रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। बोले सर ये कैसे हो गया, अभी तक तो आप बोलते थे ट्रांस है, तो इसीलिए तो बोला कि बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें आप जब देखोगे सिस में, तो हम सिस को लेस स्टेबल किस लिए बताते थे कि सर दो बल्कि ग्रुप है वो पास पास में होते थे, इधर CH3 और इधर CH3 C2H5, तो बल्कि कौन से ज्यादा है, ये वाले ज्यादा बल्कि है, ये वाले ज्यादा बल्कि है, क्योंकि CH3 तो कॉमन है, इसमें C2H5 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये मोर स्टेबल है। क्या है बेटा, मोर स्टेबल। क्लियर है, तो अगर आपसे टोटल मेजर पूछेगा सिस ट्रांस को भी तो ये आएगा, बट नीट में इतना पूछने का चांस नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं मेजर दोनों को मतलब इंटरनल एल्कीन वाला आएगा हमारे पास। ठीक है, बट अगर फिर भी आपसे पूछता है तो मेजर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। किससे बनाएंगे बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके, कैसे, RCH, इधर है हमारे पास X, ये है CH2 और इधर H, एल्कोहलिक QH, तो एल्कोहलिक QH के अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास E2 मैकेनिज्म के साथ, कौन सी मैकेनिज्म, E2। सर ये क्या होती है, तो ये वही बच्चा पूछेगा जिसने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखा है। ठीक है, और कोई भी कर सकता था ये काम, कर सकता था बिल्कुल, NaNH2, इवन ये तो और भी बेटर है, NaNH2 ये ज्यादा बेटर है, NaNH2 बेटर है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा बेस है, किसके कंपेयर में, RO माइनस के कंपेयर में। तो इधर भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है भाई, तो ये एल्कीन बन जाएगा। मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके कांटेक्ट करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से ही, तो एल्काइल हैलाइड में नेक्स्ट आता है हमारे पास डाई हैलाइड। क्या आता है बेटा, डाई हैलाइड की। डाई हैलाइड से कैसे बनाए, तो डाई हैलाइड से बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं हम जैम। जैम वर्ड यूज किया था मैंने जब ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब। ठीक है, तो जैम डाई हैलाइड क्या होता है हमारे पास, जैम डाई हैलाइड होते हैं जब एक ही कार्बन पर, बता देता हूं मैं इधर, अगर किसी बंधु को नहीं पता है तो RCHX, ये है जैम। ठीक है, जैम पी से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं RCHX मतलब एडजेसेंट पर है तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल। तो विसिनल डाइहैलाइड जब एडजेसेंट पर आता है, जैम डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन पर दोनों यक्स आते हैं। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या है भाई रिएक्शन, रिएक्शन ऐसी है कि आपको क्या करना है, इधर से RCH2CH और इधर है हमारे पास X, इधर है X, ऐसा ही है भाई।
और Zn आएगा, तो Zn का काम तो क्या होता है, Zn(x2) निकालना है, Zn(x2) का, तो ये आ गया हमारे पास Zn, तो ये दोनों को लेके चला गया। अब हमारे पास RCH2CH बचा। अब ये तो बॉन्ड नहीं बनेंगे ऐसे, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 मोल और ले लेते हैं भाई, क्या करें अब मजबूरी है। तो ऐसा ही एक और काम करते हैं भाई कि ये Zn आया, इधर CH, इधर X, इधर X, और ये है हमारे पास CH2R। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर से Zn(x2) गया, तो Zn(x2) गया, तो इन दोनों में बन जाएगा बॉन्ड, कितने, 2, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है ना, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया RCH2CH डबल बॉन्ड CH2CH2R। तो मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, सिंपल, सेम टाइप के ही एल्काइल हैलाइड होंगे, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। कैसा होगा बेटा प्रोडक्ट, सिमेट्रिकल। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड इजी है इसके कंपेयर में। कैसे सर, विसिनल डाई हैलाइड तो विसिनल डाई हैलाइड की तो बात अलग है, हमें तो हैलाइड ही नहीं दिख रहे इधर। क्या नहीं दिख रहे, हैलाइड। तो फिर से बेटा 5 सेकंड के लिए आंखें मलो और आपको हैलाइड दिखेगा, वो भी विसिनल वाला, ठीक है। तो क्या आप विसिनल डाई हैलाइड देख पा रहे हो, हाँ सर दिख रहा है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, ठीक है। कई बार जो चीजें हमें दिखती है वो नहीं होती, कई बार जो चीजें होती है वो नहीं दिखती है ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है भाई। चलो, तो इसमें भी क्या है, Zn का काम सेम ही है। Zn का काम क्या है, Zn(x2) निकालना। तो इधर से x गया, इधर से x गया, बॉन्ड बन जाएगा सिंपल। तो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड CHR, एल्कीन बन गया है। इसकी कुछ मैकेनिज्म होती है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अपन को नीट में कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं, जहां रिक्वायरमेंट है मैंने कराई है, इवन जहां नहीं है और समझने के लिए जरूरी थी वो भी कराइए। मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि हमें सब्जेक्ट समझ में आए, तो मैंने वो मैकेनिज्म भी आपको करवाई है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट अगर देखें कि सर ये बात तो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने एक कार्बन पर दोनों एलोजन थे, आपने जैम बोल दिया, हमने मान लिया कि सर ये जैम पीस है, ठीक है, और उसमें हमारे पास जैम पीस है, तो सर डबल एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे। विसिनल वाले पर ये हो गया, सर अगर विसिनल भी नहीं हुआ, जैम भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाई थी उसमें 3 कैटेगरीज बताई थी, तो उसमें से तीसरी कैटेगरी ये है कि अगर ऐसा हो जाए, एडजेसेंट वाले पर नहीं है और एक एक ही है, ठीक है, एक एक है, बात समझ में आ रही है भाई। ये देखो जैम भी नहीं है, क्योंकि जैम में क्या था, एक ही कार्बन पर दोनों थे, ठीक है, और ना ये विसिनल है, तो एडजेसेंट पर भी नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इधर से x गया, इधर से x गया, तो बॉन्ड तो अब बनेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये है हमारे पास CH2, कौन सा वाला, ये। इसके अलावा इधर एक CH2 है और इधर भी एक CH2 है, तो हमारे पास ये आ गया है। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं भैया, साइक्लोप्रोपेन। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन। अब ये आपने पढ़ा होगा कहीं पर, याद करो, याद करो बेटा, फ्रॉम रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। हाँ सर पढ़ा था ना, प्रोडक्ट होता था एल्केन। क्या होता था, एल्केन। बट सर अभी तो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो बेटा उधर मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन में आपको बताऊंगा कि अगर मुझे एल्काइन से रिएक्शन करवा रहा हूं मैं H2Ni वगैरह की, ठीक है, और हमारी रिएक्शन रुक रही है एल्केन पर जाके, ठीक है, तो अगर हमें एल्कीन पर रोकनी हो तो क्या करना होगा, तो वो हमें ये करना होगा। तो एक भाई साहब आए थे लिंडलार, ठीक है, उन्होंने कैटलिस्ट को अपना नेम दे दिया, तो लिंडलार कैटलिस्ट आया था। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, PDBSO4 के साथ में क्या होता है, CaCO3 या क्विनोलिन, ये होता है बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे पास मेटल की सरफेस होती थी, अब ये जो मेटल की सरफेस जिसी बंदे को याद नहीं है, इसका मतलब इसने एल्केन वाला लेक्चर नहीं देखा है। तो एल्केन वाला लेक्चर देखे, और हमारे पास मेटल की सरफेस पर जो छोटे छोटे और स्पोर्स होते थे, पोरस, ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो होल होते थे, छोटे छोटे जो छिद्र होते थे, जहां पर H2 एडजॉर्ब हो रही थी,
तो H2 एडजॉर्ब होगा तो रिडक्शन हो ही जाएगा, बट H2 की जगह ये भाई साहब पहुंच जाता है क्विनोलिन। क्या पहुंच जाता है बेटा? क्विनोलिन। और अगर ये पहुंच गया है तो उसकी वजह से समस्या ही समस्या है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्विनोलिन की स्ट्रक्चर जितना मेरे को याद है तो शायद ये होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर होती है बेटा क्विनोलिन की। क्लियर है? ये हमारे पास क्विनोलिन है अगर मैं सही हूं तो, ठीक है, मतलब याद होगा, शायद सही होगा मेरे हिसाब से। तो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, बट किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है कि सर स्ट्रक्चर क्या होगी। तो दो बेंजीन रिंग है, उसमें हमारे पास क्या आ गया बेटा? एन आ गया है। वैसे क्या आ गया है? एन। तो ये एन है, बाकी सेम ही है। तो उसकी सरफेस पे क्विनोलिन चला जाएगा, तो अब हाइड्रोजन ना जाके क्विनोलिन चला गया तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर देता है, और अब रिएक्शन आगे एल्केन पर नहीं जाएगी और कहां रुक जाएगी? ओनली एल्कीन पर। और इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा? सिस। कौन सा बनेगा बेटा? सिस। बोलेगी सर अगर ट्रांस बनाना हो तो क्या करे? तो अगर ट्रांस बनाना हो तो इधर आए बेटा बर्च रिडक्शन पर। कहां पर आए? बर्च। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन क्या करेगा बेटा? ये करेगा हमारे पास ट्रांस एडिशन देता है, और बर्च रिडक्शन होगा क्या? NaLi। NaLi के साथ लिक्विड NH3 होगा। NaLi के साथ क्या होगा? लिक्विड NH3। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी बताता हूं। और इससे हमारे पास देखो क्या बना? ये RR अपोजिट डायरेक्शन में गए। RR कहां चले गए? अपोजिट में। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या देगा? ट्रांस एडिशन। तो आप कॉपी के टॉप पे जहां पर व्हाइट स्पेस होता है उधर लिख लोगे लिंडलार कैटलिस्ट सिस प्रोडक्ट देता है और बर्च रिडक्शन से ट्रांस मिलता है। प्रोडक्ट दोनों से ही एल्कीन मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूं, देखो अगर नोट लिखे, हम क्या लिखे बेटा? नोट लिखे, एक बढ़िया सा नोट लिखे। हाँ सर लिखो। तो नोट ये है भाई, अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन हो, क्या हो? टर्मिनल एल्काइन, और अगर उसकी रिएक्शन में कराऊं किसके साथ? बर्च रिडक्शन वाले रिएजेंट के साथ, Na या फिर Li के साथ, लिक्विड NH3 ही होना चाहिए। तो इस वाले केस में हमारे पास बर्च रिडक्शन नहीं होगा, इधर क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक है, कैसा सॉल्ट बनेगा वो मैं बता देता हूं। सॉल्ट मतलब क्या बनेगा हमारे पास? RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये बन जाएगा। क्लियर है? टर्मिनल एल्काइन यही तो होता है हमारे पास। टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहां होना चाहिए? टर्मिनल पर। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर होगा तो हमारे पास ये रिएक्शन होगी। और ये कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है नई बात? बिकॉज इधर अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है भैया, ये कार्बन है हमारे कौन से? एसिडिक। कौन से कार्बन है बेटा? ये जो कार्बन है ये एसिडिक है, मतलब ये हाइड्रोजन है जो कैसा है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन। बोले सर क्यों है? तो वो इसलिए बेटा क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भैया 3.25 है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो क्या बोलते हैं उसको भैया? उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। और जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन या फिर ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होता है, उसकी रिएक्शन में एक्टिव मेटल्स या मेटल्स के साथ कराता हूं तो हमें H2 गैस मिलती है। क्या मिलती है बेटा? H2 गैस मिलती है। तो ये हमें H2 गैस मिलेगी और इधर हो जाएगी रिएक्शन। बात समझ में आई? जैसे अगर आपको याद हो तो जब मैंने आइसोमेराइजेशन रिएक्शन आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी तब मैंने एक रिएक्शन कराई थी कि ROH C2H5OH था कि रिएक्शन Na के साथ कराई थी। तो मैंने इधर बनाया था RONA प्लस हाफ H2। सेम उसी टाइप की रिएक्शन है, कुछ चेंज नहीं। इधर हाइड्रोजन क्यों हटा था? बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है। इधर भी हाइड्रोजन क्यों गया? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है। तो जब कभी भी बर्च रिडक्शन कराना है तो टर्मिनल एल्काइन तो नहीं है, ये देख लेना, क्योंकि ये चीज बहुत यूज में आने वाली है। कैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन खेल लेंगे, मैं एक दो आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये एक क्वेश्चन है, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है,
और इसमें आपसे पूछा है कि जेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जेड। तो अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हो, किसको देखते हो बेटा? रिएक्टेंट को देखो और फिर प्रोडक्ट को देखो। रिएक्टेंट देखा सर हमने, प्रोडक्ट देखा। रिएक्टेंट में सर कीटोन है और प्रोडक्ट में भी कीटोन है। इसका मतलब ना तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है और ना ही ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है, क्योंकि वो तो CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है सर। इसके बाद सर इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो सिंपल हाइड्रोजिनेशन भी इधर नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद अगर देखेगी सर ये हमारे पास एल्काइन है। कैसा है? क्या ये भाई? एल्काइन। और अगर ये एल्काइन है और ये कैसा है हमारे पास? सर ये तो एल्कीन है। क्या है बेटा? एल्कीन। तो एक एल्काइन है, दूसरा एल्कीन है। और एल्कीन में अगर आप इसे देखोगे तो क्या आपको ये ट्रांस एल्कीन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर ट्रांस है। देख लो, ये ट्रांस जैसा दिख रहा है। अरे दिख रहा है, ऐसा है ना, तो ये ट्रांस ही तो हुआ। अरे बोलो, ये ट्रांस है, दिख रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना, तो अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है तो वो क्या होता है? ट्रांस। क्लियर है भाई? इधर आ गया H, इधर H, तो ये ट्रांस है। कैसा है? ट्रांस एल्कीन। अब एक होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। ट्रांस एल्कीन कौन देता था हमें? ये तो बर्च रिडक्शन का काम था। किसका था बेटा? बर्च रिडक्शन। मतलब इधर ये जो रिडक्शन है वो बर्च रिडक्शन है। कौन सा नहीं है? लिंडलार कैटलिस्ट वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये बर्च रिडक्शन है। तो बर्च रिडक्शन है तो हमारे पास जेड क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा Na और Li, कोई भी एक होगा। और इसके साथ में क्या होगा? लिक्विड NH3। ठीक है। इसकी भी बढ़िया मैकेनिज्म होती है, बट वो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है अपने नीड के हिसाब से। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये हमारे पास हो गया है, बट हम आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है, आगे भी करवाएंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है कि अगर आपको मान लो कि क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो बताओ भाई। अरे यार बता नहीं रहे तुम लोग, ये बहुत गलत लगता है मुझे, आप लोग बताते ही नहीं हो चीजें। तो अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, R बहुत घूमता है बे, CH3 कर देते हैं इसको, CH3CH, और इधर हमारे पास दे दिया उसने X, इधर भी X। इतने X नहीं भैया सर, एक ही X बहुत होता है, इतने X नहीं लेके आया करो। तो ये आ गया हमारे पास CH3। इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराई बेटा? एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे वैसे। और ये आ गया हमारे पास A। इसकी रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ। इसके साथ NaNH2 के साथ। इधर आ गया B। क्या आ गया बेटा? B। अब इसकी रिएक्शन करा दी उन्होंने H2Ni H2Ni के साथ PDBSO4, और इधर क्या दे रखा है? क्विनोलिन। ठीक है, और इसको बोल दिया उन्होंने C। क्या बोल दिया बेटा? ये बोल दिया उन्होंने C। और साथ ही साथ क्या बोला है कि B की रिएक्शन कराते हैं Na लिक्विड NH3 के साथ, Na लिक्विड NH3 के साथ। और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये नीचे कैसे जाएगा भाई? चला जा, अरे ये तो गलत हो गया ना। हाँ भाई बढ़िया, चलो ये हो गया हमारे पास। तो इधर मिल जाता है हमें D। ठीक है, और D की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी बताओ भाई? D की रिएक्शन करवाती है हमने CH3X के साथ, CH3Cl के साथ। तो हमें मिल गया है E। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, सब वही है ना, उसी टाइप की रिएक्शन है। तो देखो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले ये हमारे पास जेम डाई एलाइड दे रखा है, जिसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके दे रखा है। तो इसका काम क्या होता है? एलिमिनेशन करना। क्या करना होता है? एलिमिनेशन। तो एक X जाएगा और एक H चला जाएगा, तो हमारे पास A जो आएगा उसको हम बोलेंगे, कहीं से भी हटा दो, CH3CH नहीं है इधर, CH3CX, और इधर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है?
अब हमारे पास ये जो है, तो अगर इसकी रिएक्शन में फर्दर एल्कोहलिक KOH के साथ नॉर्मल कंडीशन में कराऊंगा तो एलिमिनेशन नहीं हो पाता। रीजन ये कि सर ये डबल सिंगल और इधर एक्स के क्या है, लोन पेयर। एक्स के क्या है बेटा, लोन पेयर। तो इधर कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट NaNH2 बेटर होता है। NaNH2 कैसा होता है, बेटर। मैंने आपको अभी भी बताया है और पहले भी बताया था। तो NaNH2 होता है बेटर। तो ये उस वाले रिएक्शन में भी जिसमें हेलोजन कंजुगेशन में होता है, ठीक है, एलिफेटिक एलाइड है, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, हेलोजन कंजुगेशन में है। और अगर उधर भी हम NaNH2 की रिएक्शन करा देते हैं तो इधर भी फर्दर X और H निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, X और H निकल जाएगा। इधर से X गया, इधर से H गया, तो हमारे पास जो B मिलेगा, B क्या होगा बेटा, B हमारे पास होगा, इधर लिख देते हैं B। तो B हो गया हमारे पास एल्काइन, कौन सा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया B। अब B की रिएक्शन किसके साथ कराई उन्होंने, लिंडलार कैटलिस्ट। ये कौन सा है, लिंडलार कैटलिस्ट है बेटा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या सिस और ट्रांस बनाने की जरूरत है, क्या सिस और ट्रांस बनाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर GI तो सो ही नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास है। क्लियर है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास C। उसके अलावा क्या बोला है उसने, कि बोले सर इधर भी तो जाओ, इधर रिएक्शन कराइए। तो ये Na लिक्विड NH3 क्या है, बर्च रिडक्शन। तो इधर भी सर रिडक्शन ही होगा, तो रिडक्शन ही होगा। तो अब सिस ट्रांस का तो मतलब है नहीं, इसका मतलब C और D सेम कंपाउंड है। बट अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बहुत गलत हो। क्यों बेटा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कैसा है, टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन अगर है तो उस वाले केस में हमारे पास बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। क्लियर है भाई। और इसकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया D। और इसकी रिएक्शन CH3X के साथ करा रखी है। तो ये तो सिंपल न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इधर जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इधर से निकल जाएगा और इधर एक बढ़िया सा कंपाउंड बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसके अभी आगे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, अभी करवाएंगे अपन, बहुत खेलेंगे बेटा गेम। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास E। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएजेंट के बारे में पता है। और रिएजेंट के बारे में तब पता रहेगा जब आप सही से चीजों को पढ़ोगे और बार बार मतलब रिवाइज करते रहोगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी और समझ में आने के बाद याद करना बहुत इजी हो जाता है। ये हो गए हमारे पास प्रेपरेशन मेथड्स। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, एल्केन के जैसे ही ये भी कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो उसी के जैसे है, C2 से C4 गैस। C1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया एक कार्बन का एल्कीन तो नहीं होता है। क्लियर है, तो इसलिए हमने C1 नहीं लिखा इधर। C5 से C17 लिक्विड, C18 अबव सॉलिड। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे ही फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड से सॉलिड होती जाएगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सेम वही है जो हमने एल्केन में पढ़ा था, वही है, कुछ भी नया नहीं है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डेंसिटी वगैरह की, अरे इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सारी चीजें पढ़ रखी है हमने, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो ये लाइटर देन वाटर होता है। मतलब अगर वाटर में हम इसको डालते हैं तो ये ऊपर ही घूमेगा। ऊपर क्यों घूम रहा है, डिजोल्व क्यों हो रहा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल। तो ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट है एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये अच्छा लिखा हुआ भी है, एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बिल्कुल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होना ही पड़ेगा। बट अगर आप फिर भी वाटर में सॉल्युबिलिटी देखो, इन H2O, अगर फिर भी देखना चाहो तो वही है सेम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है भाई। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट
और जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो फिर से मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तो सबसे पहली जो मैकेनिज्म पढ़ी थी वो मेरे हिसाब से तो यही पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेन रिएक्शन क्या होती है इनकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके का हो सकता है। एक वो इलेक्ट्रोफाइल, फिर से रिवाइज करा रहा हूं मैं थोड़ा सा, अगर मान लो किसी ने पढ़ा है और अगर चीजें थोड़ी सी अगर याद नहीं है तो अब मैं रिवाइज कराता हूं बोल के, आपको समझ में आ जाएंगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके का था कि या तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जिसके पास लोन पेयर हो, और या ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर ना हो। जब कभी भी हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोफाइल था जिसके पास लोन पेयर नहीं था तो उधर एसाइक्लिक कार्बोकेटायन, जिसको क्लासिकल कार्बोकेटायन भी बोलते थे, वो फॉर्म होता था और उधर हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते थे। बट अगर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं तो तब हमारे पास साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, और उस टाइम हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है भाई? चलो, तो ये कहानी थी हमारे पास। क्वेश्चन करा देते हैं एक दो। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, PHCH डबल बॉन्ड, बढ़िया क्वेश्चन कराया क्या? चलो पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार करा देते हैं। H प्लस के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? H2 के साथ। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, H प्लस है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H प्लस। तो अगर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास लोन पेयर दूर दूर तक नहीं है। अब अगर भैया लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? सर लोन पेयर नहीं है तो इस वाले केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट देखेंगे तो सबसे पहले इस पर डबल बॉन्ड अटैक करेगा। क्या करेगा? डबल बॉन्ड अटैक करेगा। बट एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि सर इस डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक करे? दोनों साइड ही हमारे पास क्या है? दोनों साइड ही हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो किधर स्टेबल रहेगा? तो आप अगर देखोगे तो इनमें जो अलग है वो ये है, इधर है NO2 ग्रुप और इधर है OMe ग्रुप। तो इसका लगता है प्लस M, बिकॉज फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, और NO2 का लगता है बढ़िया वाला माइनस M। माइनस प्लस को अनस्टेबल करता है, इसलिए इधर हमारे पास जो कैटायन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि ये आ गया हमारे पास NO2 और इधर आया बेंजीन रिंग, ये है हमारे पास CH2, इसको बोलते हैं हम CH, ये आ गया H और इधर CH प्लस, देन CH2 और फिर आ गया हमारे पास OMe। क्लियर है भाई? ये आ गया हमारे पास। अब ये इसमें क्या होगा? क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल। इधर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास? इधर से हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। किधर से? ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों सर ये मोर स्टेबल क्यों है? इसमें तो सर हमारे पास अगर देखें तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, तो मोर स्टेबल तो नहीं होना चाहिए। मोर स्टेबल है बिकॉज इधर रेजोनेंस लगेगा, ठीक है, और उस वजह से हमारे पास इधर आ जाएगा, ये आ गया NO2 और इधर आएगा बेंजीन रिंग, ये आ गया हमारे पास बेंजीन रिंग, ये आ गया CH2, देन फिर CH2, फिर CH2 और इधर आएगा हमारे पास CH, इस पर आएगा प्लस, और प्लस आने के साथ में ही मैं इधर ही लगा देता हूं OH। डायरेक्ट OH अटैक नहीं करेगा, पहले H2O ही अटैक करेगा, बट उसमें से जो H प्लस हमने कैटलिस्ट वाला लिया है वो वापस से निकल जाएगा। क्लियर है भाई? ये मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है भाई?
मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन दे भी रखे हमारे पास वैसे तो, इधर ये दे रखा OH ये है, तो HBr है हमारे पास, तो HBr को अगर देखें तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो सर इधर जब हम अटैक कराएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे, जब इधर हम अटैक करवाते हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, ये OH इधर ये दे रखा है, तो अगर जब हम इसको ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो सर इधर भी डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कॉमन सा डाउट है जो कि हो सकता है आ जाए। तो क्वेश्चन ये है सर कि इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, HBr जो आएगा वो कौन से डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा? भाई अटैक तो डबल बॉन्ड पर ही करना है, तो जब ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो कौन से वाले डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें देखना है कि अगर आप बेंजीन रिंग को देखते हो तो आप देखो शायद पसंद आ जाए, और जैसे ही आपको ये पसंद आएगी तो आप बोलोगे कि सर ये तो एरोमेटिक है, और जो आपको एक बार पसंद आ जाए उसको आप क्षति पहुंचाना तो नहीं चाहोगे। क्लियर है भाई? तो अगर आप इसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर हमें नहीं, मतलब इसके एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं जाने चाहिए, एरोमेटिक कैरेक्टर लूज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं होगा। कहां होगा? इस पर। तो अगर ऐसा सिस्टम है जो बेंजीन भी है हमारे पास और बेंजीन के अलावा ओपन सिस्टम में भी डबल बॉन्ड है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा बेटा? ओपन चेन वाले डबल बॉन्ड पर ही अटैक करेगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हमारे पास HBr का अटैक होगा इधर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे, और ये बताने की मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन है और इधर OH है। अब ऐसा मत सोचना सर HO है तो OH, वो समझदार हो आप, है ना? तो इधर क्या आएगा हमारे पास, OH का लग रहा है प्लस M, तो वो हो गया मोर स्टेबल, तो इधर आ गया OH और इधर आ गया हमारे पास CH पर Br, और ये लग जाएगा CH3, ये बन गया हमारे पास। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये नोट भी लिखा हुआ है, पता नहीं किसने लिखा है, पढ़ लेते हैं। इफ डबल बॉन्ड सिस्टम इज कनेक्टेड टू बेंजीन देन इलेक्ट्रोफाइल वोंट ब्रेक पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। पाई बॉन्ड के बेंजीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, किसकी वजह से? ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्लियर है भाई? तो सो इट अटैक्स ऑन डबल बॉन्ड सिस्टम, कौन से डबल बॉन्ड सिस्टम पर? जो बेंजीन रिंग के अलावा है उस पर अटैक करेगा। क्लियर है भाई? चलो सिंपल सी कहानी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन है, तो इधर से ट्रिकी क्वेश्चन बनता है एक बढ़िया वाला। क्या बनेगा ध्यान से समझना। रिएक्शन विद H2SO4 है, तो आपको H2SO4 दो टाइप के मिलेंगे, या तो मिलेगा डाइल्यूट या मिलेगा कॉन्सेंट्रेट। क्या मिलेगा? कंसंट्रेट। तो अगर आपको कंसंट्रेट H2SO4 मिलता है तो आप हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 को कंसंट्रेट H2SO4 को किस में ब्रेक करोगे बेटा? H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक करोगे। किस में करोगे? H प्लस और HSO4 माइनस में करोगे। तो इधर से हमारे पास दौड़ता हुआ आया एल्कीन। क्या आया बेटा? एल्कीन। यह आया हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर उसने रिएक्शन कराई किसकी बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सर उसने किसने? आप ही तो करवा रहे हो। अरे उसने मतलब कोई होगा, हमें क्या पता भाई, मैं नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आई तो H प्लस और HSO4 माइनस है, तो सबसे पहले किसका अटैक होगा? H प्लस का। तो वो आएगा हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड पर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं करता है, आप इतना मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि मतलब जहां करता है वो आपके सिलेबस में है नहीं वो बातें। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया RCH, और इधर आ गया हमारे पास इधर क्या आ गया? है ना? तो ये आ गया प्लस चार्ज, और ये आ गया हमारे पास CH3। और अब इसमें हम किसके बारे में सोचेंगे? ये कार्बोकैटायन है, और ऐसा कार्बोकैटायन है जो H प्लस के अटैक की वजह से बना है, और H प्लस के पास लोन पेयर नहीं होता है, तो क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट, थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट। इसके बारे में सोचेंगे बेटा? रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। तो जैसे ही हमने रीअरेंजमेंट के बारे में सोचा तो क्या बनेगा? इधर आएगा हमारे पास HSO4 माइनस,
और इधर हमारे पास बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट आर सी एच OSO3H और इधर आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, अब कुछ बंधुओं को डाउट आएगा सर इधर HSO4 था, इधर आपने OSO3H लिख दिया, तो उनके लिए आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जिनको प्रॉब्लम है, ये S है, ये O है, ये O3 है, तो ये O3 और एक O4 हो गए। ठीक है, एक H एक S, O4 एक S एक S, तो वही है, बात समझ में आई बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल या एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है भाई, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर वो आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करने को बोल दे, क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो हाइड्रोलाइसिस करते ही ये इसका पानी पानी हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCH, इधर आ गया OH, ये आ गया CH3। क्लियर है भाई। अब देखो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जब मेरे पास कंसंट्रेट H2SO4 है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हमारे पास वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। जब मैं कंसंट्रेट H2SO4 बोल रहा हूं तो वाटर की क्वांटिटी क्या है, मेरे पास बहुत कम है। क्लियर है भाई, तो इसलिए हमारे पास H प्लस और HSO4 माइनस में से एक इलेक्ट्रोफाइल था, एक न्यूक्लियोफाइल था, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, बट जब हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से समझेंगे, इस वाले केस में हमारे पास जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इधर ब्रेक हो गया ट्वाइस H प्लस और SO4 2 माइनस में, किस में ब्रेक होगा, ट्वाइस H प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक करना है। ठीक है, बट ये तो डाइल्यूट है, ये तो कैसा है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है तो साथ में क्या होगा हमारे पास H2O भी होगा, क्या होगा, H2O भी होगा। अब अगर H2O है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ध्यान से समझना, देखो सिंपल सा फंडा है कि सर ये लिया हमने एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसके साथ कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो इधर हमारे पास फर्स्ट अटैक H प्लस का ही होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, RCH प्लस, ये आ गया हमारे पास CH3। क्लियर है भाई। अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है दो, कौन कौन से, एक है न्यूक्लियोफाइल 1, एक है न्यूक्लियोफाइल 2, ऐसा नहीं है, हमारे पास दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें से मैंने आपको बताया, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे पाथ होते हैं, बट हम उसको पढ़ते हैं जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा हो, मेजर प्रोडक्ट बन रहा हो, फाइनली स्टेबल भी बन रहा हो और फास्ट भी हो। तो अगर उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो SO4 2 माइनस और H2O में से H2O हमारे पास क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो H2O क्या है बेटा, लार्ज क्वांटिटी में, H2O क्या है, लार्ज क्वांटिटी में। तो अगर H2O प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें SO4 2 माइनस भी है और H2O भी है, बट H2O बहुत ज्यादा है, H2O बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो H2O के साथ भिड़े, और जैसे ही H2O के साथ भिड़ेगा तो इधर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल, क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल। तो ये बन जाएगा OH और इधर आ जाएगा हमारे पास CH3। अब इधर ऐसा नहीं कि डायरेक्टली OH आया है, OH नहीं आया, आया H2O ही है, H2O आएगा, लिख देता हूं मैं आपको, ये H2 आया, इधर H ये प्लस, तो फिर से ये H निकल जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास RCH, इधर आ गया OH और ये आ गया हमारे पास CH3। बोलो भाई क्लियर है, इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर अगर हमारे पास सॉफ्ट में क्या है भाई, रीअरेंजमेंट इधर भी सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में इधर भी सोचेंगे। ठीक है, हाँ भाई इधर ध्यान देंगे। अब अगर हमारे पास क्या दे रखा है, इधर एल्कीन है, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास क्या दे रखा है उसने एल्कीन, तो एल्कीन पर वो दो तरीके से रिएक्शन करवा सकता है, कौन कौन सी,
कंसंट्रेट H2SO4 एंड दूसरा डाइल्यूट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 की भी और डाइल्यूट H2SO4 की। तो अगर वो कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवाता है तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा बेटे, इधर बनेगा एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? और अगर वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराता है तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। और अगर वो इसकी रिएक्शन इस वाले प्रोडक्ट का फिर से क्या करा देगा, हाइड्रोलाइसिस, तो फाइनली उसको आना कहां पर है, एल्कोहल पर ही। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? एल्कीन है तो एल्कीन पर सर अगर H2SO4 की रिएक्शन होती है तो हमारे पास दो टाइप के H2SO4 होते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट में क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होगा, मैंने बता दिया। सर एक डाउट है, क्या डाउट है? डाउट ये है सर, आप तो कंसंट्रेट H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहे थे, इधर आप हाइड्रोजन सल्फेट बना रहे हो, चक्कर क्या है सर? तो बेटा चक्कर कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिहाइड्रेशन करेगा वो हमें, अगर कंसंट्रेट H2SO4 है तो अगर डिहाइड्रेशन का ऑप्शन है तभी तो डिहाइड्रेशन करेगा। अरे डिहाइड्रेशन का ऑप्शन है तभी तो डिहाइड्रेशन करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए हमारे पास जब मैंने इधर रिएक्शन करवाई है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो इधर आप देखोगे बेटा, इधर हमारे पास कहीं पर भी क्या प्रेजेंट नहीं है, एल्कोहल वगैरह है नहीं, OH वगैरह कुछ है ही नहीं, तो कहां से पानी निकालेगा ये? अरे OH ग्रुप और H तो होना चाहिए ना, इसमें OH है क्या? कहीं नहीं है। तो जब नहीं है तो ये इसमें ब्रेक हो रहा है, तो सिंपल उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास रिएक्शंस थी। इसके बाद और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली है जो कि आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? डाइबोरेन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शंस है। ठीक है? और इसके बाद KMnO4, OSO4, ओजोनोलाइसिस, ये सारी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एल्कीन का लास्ट होगा, मतलब एल्कीन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो बेटा ये हमारे पास था एल्कीन की कुछ फिजिकल, एल्कीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अच्छे से पढ़ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं देखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखे तभी इधर आए। मैं हमेशा आपको बात करूंगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, सर इंटरनल कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है 1 डिग्री से। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, इसका मतलब आपने जीओसी वाला पार्ट ही नहीं देखा है। तो बेटा कनेक्टेड है चीजें। तो ऑर्गेनिक को आप अच्छा तब कर सकते हो जब आप सीक्वेंस से चीजें देखें, पहली बात। दूसरा रेगुलर करें, और तीसरा यह है कि बेटा खुद के नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं। और जब सारी चीजें समझ में आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो गया, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका ऑर्गेनिक कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है बेटा। ठीक है? और प्रैक्टिस कभी भी ऐसे नहीं करना है कि नोटबुक ओपन किया, ये आया हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4, यार इससे क्या बनेगा, ये तो याद ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये नहीं चलेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सर्कल करो, बाकी क्वेश्चंस को करो, फिर उसके बाद देखो कि आपने से कौन कौन से जो रिएजेंट है जिनका वर्क वगैरह याद नहीं है, तब आप नोट्स ओपन करो, देखो, समझो, बंद कर दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।